डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें फिजिकल क्वांटिटीज कहलाई जाती हैं। कॉमनली यूज फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास जैसा कि डिस्टेंस, मास, टाइम, फोर्स, स्पीड, वॉल्यूम और टेम्परेचर वगैरह हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर वन, स्केलर क्वांटिटीज एंड द सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज। द स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, जैसा कि मास, स्पीड, टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं और उस बॉडी का टेम्परेचर हम स्क्रीन पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो स्पीडोमीटर पे हम उसकी स्पीड चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे भी डायरेक्शन की केयर नहीं करते। एक टॉप पेन बैलेंस से हम किसी भी बॉडी का मास बता सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ फिर वो क्वांटिटीज़ होंगी जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए ना सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ के ज़िम्मे में आती हैं। फॉर एग्जांपल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से हम दो स्केलर्स या दो से ज़्यादा स्केलर्स को ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज़ करके सिंपली ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं है। उसकी वजह डायरेक्शन है। तो उसके लिए हमें एक ख़ास रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इस्तेमाल करना होते हैं जब भी हम उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड का जिक्र किया है। आइए जान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड को डिफाइन कैसे हम करें। तो इसकी डेफिनेशन बनती है कि इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विद सम सुटेबल यूनिट। फॉर एग्जांपल 50 kg। यहाँ पे 50 जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड कहलाया जाएगा एक फिजिकल क्वांटिटी के 50 kg का। और यहाँ पे जो kg या किलोग्राम, वो एक सूटेबल यूनिट के साथ आपको नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन है कि यूनिट को हम कैसे डिफाइन करें। तो सिंपली हम कहेंगे कि द क्वांटिटी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। जैसे कि इस केस में 1 kg हम एक जो कि स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर ले रहे हैं किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का मैस बताने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दिखाई गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में, वो स्केलर है या वेक्टर, उस हिसाब से उनको मार्क किया गया है। तो इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज कहलाई जाती हैं, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाई जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या है। पहले बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस, मास, टाइम एटसेट्रा। जबकि derived quantities are the physical quantities which can be described in terms of base quantities, जैसा कि velocity in terms of हम displacement या distance लेते हैं, acceleration है जो कि further derivative है velocity का, और force जैसा कि F is equal ma, m इसमें mass आ जाता है, a acceleration आ जाता है। तो ये भी अच्छा है कि हम जान लें कि बेस और derived quantities में क्या डिफरेंस है। आइए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर के तौर पर लें या वेक्टर के तौर पर ट्रीट करें। तो इसका आंसर ये बनता है कि वी गिव करंट अ डायरेक्शन व्हेन वी प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और व्हेन वी डील विद द मोटर इफेक्ट। सो इन सच केसेस वी ट्रीट द करंट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे केसेस में हम वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर करंट को ट्रीट करते हैं। However, the current doesn't obey the law of vector addition. For example, according to the Kirchhoff's first law, which states that at a junction in an electrical circuit, the sum of currents flowing into the junction
is equal to the sum of currents flowing out of the junction. तो यहाँ पर in और out करंट्स का जो हम सम अप लेते हैं जंक्शन पर, यहाँ पे हम किसी तरह से भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सामने नहीं रखते। ऐसी सूरत में हम करंट को सिंपली स्केलर क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं। एक और अहम क्वेश्चन जो कि पेपर में अक्सर आ जाता है कि व्हाट आर द मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, या इस तरह से भी आ जाता है क्वेश्चन कि हाउ इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड। To answer this question, let's have a look the answer now. Actually, we have two ways for representation of vector. One is symbolic representation and the second is graphical representation. What is symbolic representation? It is represented by bold-faced letter, for example, A, B, C. इसको हम bold-face में लिख लेते हैं. The second is that it can also be represented by a simple face letter with arrowhead above or below, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। या तो वेक्टर आपको बोल्ड फेस में लिखना पड़ेगा या फिर आप सिंपली सिंपल फेस लेटर लिख के उसके ऊपर एरो डाल लें या उसके नीचे एरो डाल लें। और जहाँ तक वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात है तो उसको आप लाइट फेस लेटर में लिखते हैं या फिर उनको एब्सोल्यूट वैल्यूज का जो साइन है उसमें वेक्टर को लिख लेते हैं। तो ये दोनों तरह से आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहाँ तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है तो इसमें हम सिंपली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट इट्स वन एंड। द पॉइंट from where the vector is started is called tail, and the point where the vector is end, that is called head. For example, अगर हम इस को लें एज ए वेक्टर के, ये हमें रिप्रेजेंटेशन दे रहा है एक कार की वेलोसिटी को जो कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये फिर हम कहेंगे कि हमने कार की वेलोसिटी जो कि 10 मीटर पर सेकंड है जो कि ईस्ट की डायरेक्शन में है, हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है।